सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास में द्रव्य के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ठोस, द्रव और गैस ये तीनों प्रकार के पदार्थों के गुणधर्मों के बारे में अभ्यास किया था। आज हम कुछ एक उस गुणधर्मों के आधार पर कुछ एक प्रश्न देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि गैस को जिस पात्र में रखते हैं वो समग्र पात्र को वो पूरी रीति से भर देता है। गैस को हम जिस पात्र में भरते हैं, बच्चों ऐसा हो तो पेन या तो पेंसिल साथ में रखिए। गैस को हम जिस पात्र में भरते हैं वो समग्र पात्र को वो पूरी रीति से भर देता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने के पीछे का कारण क्या है? आपने गैस पदार्थ की रचना देखी होगी। गैस पदार्थ की रचना में आपने देखा हो तो गैस पदार्थ के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, मतलब आंतर आणवीय आकर्षण बल बहुत कम। जगह ज़्यादा होती है, मतलब यह कण गति भी करते हैं, मतलब यह कणों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। गैस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा महत्तम होती है। दूसरी बात, अंतर आणवीय आकर्षण बल, अंतर आणवीय आकर्षण बल, अंतर आणवीय आकर्षण बल बहुत कम होता है, क्योंकि अणु और अणु के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसके कारण गैस पदार्थ के कण फैलने का गुणधर्म रखते हैं। इसके कारण गैस को हम जिस पात्र में रखते हैं वो पूरे पात्र को पूरी रीति से भर देता है। क्या कहा? कारण क्या है बच्चों? गैस को हम जिस पात्र में रखते हैं वो पूरे पात्र को पूरी रीति से ढक देता है या भर देता है। तो गैस पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब उनके बीच में अंतर आणवीय आकर्षण बल बहुत कम होता है और कणों के बीच में जगह होती है, जिसके कारण कण गति कर सकते हैं, मतलब उनकी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होती है। और इसी के कारण वो गैस पदार्थ के कण प्रसरण का गुणधर्म रखते हैं। इसलिए गैस पदार्थ को जिस पात्र में हम रखते हैं वो समग्र पात्र को पूरी रीति से भर देता है। मतलब अल्टीमेटली इस वैज्ञानिक कारण के अंतर्गत गैस पदार्थ के गुणधर्म के बारे में ही हमें लिखना है। दूसरी बात यह है कि गैस वो पात्र की दीवारों पर दाब उत्पन्न कर सकता है। वही कारण कि गैस पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं। गैस पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं, कणों के बीच में जगह भी ज़्यादा होती है। तो कणों के बीच में जगह ज़्यादा होने के कारण गैस पदार्थ के कण अस्त व्यस्त गति करते हैं और गति करते करते एक दूसरे के साथ भी टकराते और पात्र की जो दीवार होती है उसके साथ भी टकराते। क्या कहा? गैस पदार्थ के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और दूर दूर होने के कारण वो कण एक दूसरे से भी टकराते हैं और पात्र की दीवार से भी टकराते हैं। इसीलिए ये गैस पदार्थ वो पात्र की दीवार पर दाब उत्पन्न करता है। लकड़ी का टेबल ठोस पदार्थ कहलाता है, तो इसमें ठोस पदार्थ के गुणधर्म लिखने। लकड़ी का टेबल ठोस पदार्थ कहलाता है। अभी ठोस पदार्थ में जो कण होते हैं वो एकदम नज़दीक होते हैं। दूसरी बात, ठोस पदार्थ का एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, निश्चित द्रव्यमान होता है, वो बह नहीं सकता, उस पर दाब लगता है तो उसके टुकड़े हो जाते हैं पर उसका आकार नहीं बदलता। इस सारे गुणधर्मों को हम इस वैज्ञानिक कारण में लिखेंगे कि लकड़ी के कण जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ प्रबल अंतराणु आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। उनके कणों के बीच में जगह कम होती है। तीसरी बात, उसका निश्चित आयतन होता है, निश्चित आकार होता है, प्लस हम उसे दबा सकते नहीं हैं। ये सभी गुणधर्म
से हम ये कह सकते हैं कि जो लकड़ी का टेबल है वो ठोस पदार्थ कहलाता है। दूसरी बात कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो द्रव्य की तीनों अवस्था में हमें मिलता है, तो वो है पानी। वो कौन सा पदार्थ है? पानी। अगर वो बर्फ़ बना तो ठोस अवस्था में मिलेगा, अगर वो पानी बना तो गैस अवस्था में मिलेगा, और अगर वो वाष्प बना तो कौन सी अवस्था में मिलेगा? गैस अवस्था में। अगर वो बर्फ़ बना तो ठोस अवस्था में, पानी बना तो द्रव अवस्था, और वाष्प बना तो गैस अवस्था में मिलेगा। बोलने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है। वापस से, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्था में मिलता है? तो पानी। अगर वो ठोस मतलब बर्फ़ है तो वो ठोस पदार्थ के रूप में, यदि वो पानी है तो वो द्रव पदार्थ के रूप में, और यदि वो वाष्प है तो गैस पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। फिर बच्चों एक परिभाषा हमें देखनी है, घनत्व। तो पदार्थ के द्रव्यमान और पदार्थ के आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पदार्थ का घनत्व। पदार्थ के द्रव्यमान और पदार्थ के आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पदार्थ का क्या कहते हैं? घनत्व। पदार्थ के द्रव्यमान और पदार्थ के आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पदार्थ का घनत्व। ये एक परिभाषा हो गई है। इसके बाद हम आगे और अभ्यास करेंगे परिभाषा के तौर पर। बच्चों, हमें यह भी पता है कि जब हम ठोस पदार्थ को हम गर्मी देते हैं तो वो द्रव पदार्थ में परिवर्तित होता है, और द्रव पदार्थ को हम गर्मी देते हैं तो वो गैस पदार्थ में परिवर्तित होता है। ठोस पदार्थ को गर्मी देकर वो द्रव पदार्थ बनना, मतलब द्रव्य की ठोस अवस्था में से द्रव्य की द्रव अवस्था बनना, इस प्रक्रिया को कहते हैं गलन। द्रव्य की ठोस अवस्था में से द्रव्य की द्रव अवस्था प्राप्त करना, इस प्रक्रिया को कहते हैं गलन। और द्रव्य की जो द्रव अवस्था में से द्रव्य की गैस अवस्था प्राप्त करना, इस प्रक्रिया को कहते हैं बाष्पीभवन या तो बाष्पीकरण। क्या कहा बच्चों? वापस से, द्रव्य की जो ठोस अवस्था में से द्रव्य की द्रव अवस्था प्राप्त होना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गलन। और द्रव्य की द्रव अवस्था में से द्रव्य की गैस अवस्था प्राप्त होना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बाष्पीकरण। क्या कहा? वापस से, द्रव्य की ठोस अवस्था में से द्रव्य की द्रव अवस्था प्राप्त होना, इस प्रक्रिया को कहते हैं गलन। और द्रव्य की द्रव अवस्था में से गैस अवस्था प्राप्त होना, इस अवस्था को कहते हैं बाष्पीकरण। मतलब ठोस में से द्रव तो गलन, और द्रव में से गैस तो बाष्पीकरण। और तीसरा है, ठोस में से गैस अवस्था प्राप्त होना, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस में से गैस बनना, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ठोस में से गैस बनना, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। उसे कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ये बच्चों हमने पढ़ा। ठोस में से द्रव बनना गलन, द्रव में से गैस बनना बाष्पीकरण, और ठोस में से गैस बनना ऊर्ध्वपातन। अब हम उल्टी प्रक्रिया की बात करेंगे कि यदि गैस में से ठोस बनेगी, गैस में से ठोस बनना, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। गैस में से ठोस बनना, इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। उसके बाद गैस में से द्रव बनना, गैस में से द्रव बनना। वापस से देखते हैं कि बच्चों, ठोस द्रव, ठोस द्रव और गैस। जो गैस में से ठोस बनती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। फिर गैस में से जब द्रव बनता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को संघनन। और जब हम द्रव में से ठोस बनती है, द्रव में से ठोस बनती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं घनीकरण।
इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? घनीकरण। तो बच्चों वापस से सभी प्रोसेस के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जब हम ठोस में से द्रव होगा तो उसको हम कहेंगे गलन, और द्रव में से गैस होगा उसको हम कहेंगे बाष्पीकरण। द्रव में से गैस होगा उसको क्या कहेंगे हम? बाष्पीकरण। और ठोस में से गैस बनेगा उसको हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। तो ये प्रोसीजर अलग अलग 6 से 7 अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया दर्शाती है। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठोस में से द्रव क्यों बनती है, द्रव में से गैस क्यों बनता है। बच्चों एकदम सिंपल प्रश्न है कि ठोस को जब हम गर्मी देते हैं, ठोस को जब हम गर्मी देते हैं तब वो द्रव बनता है, और द्रव को जब हम गर्मी देते हैं तो वो गैस बनता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम ठोस पदार्थ के अणु की बात करते हैं तो ठोस पदार्थ के अणु एकदम नज़दीक नज़दीक जुड़े होते हैं। जब हम इसको गर्मी देंगे तो ये अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिसके कारण अणु अणु के बीच में थोड़ी दूरी बढ़ेगी, स्लाइड दूरी बढ़ेगी, जिसके कारण वो द्रव में बदलेगा। और इसको गर्मी देंगे तो इन अणुओं की गतिज ऊर्जा और बढ़ेगी, और इन अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने के कारण यह गैस अवस्था में परिवर्तित होती है। जब ठोस पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो उसके कण तेजी से कंपित होते हैं, और कंपित होते हैं जिसके कारण जो ये ऊर्जा हम गर्मी के द्वारा देते हैं ये कणों के आकर्षण बल को तोड़ती है, और जिसके कारण कण अपना नियत स्थान छोड़कर गति करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि कण थोड़े दूर जाएंगे और ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद सेम वे में द्रव में से गैस भी इसी प्रकार से प्राप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं गलनांक किसे कहते हैं। गलनांक किसे कहते हैं? तो बच्चों एक वातावरण दाब पर जिस तापमान पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव पदार्थ बने, ऐसा तापमान जिस तापमान पर ठोस पदार्थ पिघले और द्रव पदार्थ में रूपांतरित हो, उस टेम्परेचर को अथवा तो उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। मान लीजिए पानी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ में से पानी बनता है, तो गलनांक कितना होगा? 0 डिग्री। क्या कहा वापस से? बर्फ का गलनांक कितना होगा? 0 डिग्री। जिस तापमान पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव पदार्थ बने उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक की बात करें तो जिस तापमान पर द्रव पदार्थ पिघलकर गैस पदार्थ बने, जिस तापमान पर द्रव पदार्थ पिघलकर गैस पदार्थ बने उसको कहते हैं क्वथनांक। उसको क्या कहते हैं बच्चों? क्वथनांक। वापस से, जिस तापमान पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव पदार्थ में रूपांतरित हो उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं, और जिस तापमान पर द्रव पदार्थ पिघलकर गैस पदार्थ में रूपांतरित हो उस तापमान को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। अभी कोई भी ठोस पदार्थ का जो गलनांक होता है उसके कणों के बीच के आकर्षण बल की प्रबलता दर्शाता है। यदि गलनांक ज़्यादा हुआ इसका मतलब कणों के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा है। गलनांक ज़्यादा मतलब हमें गर्मी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो गर्मी ज़्यादा कब देंगे? जब कणों के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होगा। हमें एक ही काम करना है, कणों के बीच का आकर्षण बल कम करना है। बराबर, कणों के बीच का आकर्षण बल कम करना है। तो कोई भी ठोस पदार्थ का गलनांक जो होगा उसके कणों के बीच के आकर्षण बल की प्रबलता दर्शाता है। जो बर्फ का गलनांक है 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन वो बर्फ का गलनांक है। कितना है बर्फ का गलनांक? 273.16 केल्विन। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि पानी का जो क्वथनांक है, पानी का क्वथनांक है 373.16 केल्विन। मतलब सेल्सियस में देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस, और इसमें सेल्सियस में देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस।
कितना 0 डिग्री सेल्सियस। अभी एक बात बच्चों कि गलनगुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गलनगुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो पदार्थ के गलनांक जितने तापमान पर गलनगुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो पदार्थ के गलनांक जितने तापमान पर और एक वातावरण दाब पर, पदार्थ के गलनांक जितने तापमान पर और एक वातावरण दाब पर 1 केजी ठोस पदार्थ को पिघालकर द्रव पदार्थ में रूपांतरित करने के लिए जरूरी ऊर्जा को हम कहते हैं गलनगुप्त ऊष्मा। पदार्थ के गलनांक जितने तापमान पर और एक वातावरण दाब पर, मतलब तापमान कितना लेना है उसके गलनांक जितना, पदार्थ के गलनांक जितने तापमान पर और एक वातावरण दाब पर, पदार्थ के गलनांक जितने तापमान पर और एक वातावरण दाब पर 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को पिघालकर द्रव पदार्थ बनाने के लिए जरूरी ऊष्मा ऊर्जा को उस पदार्थ की गलनगुप्त ऊष्मा कहते हैं। वापस से, पदार्थ के गलनांक जितने तापमान पर और एक वातावरण दाब पर 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में रूपांतरित करने के लिए जरूरी ऊष्मा ऊर्जा को उस पदार्थ की गलनगुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ की गलनगुप्त ऊष्मा होती है 3.35 गुणा 10⁵ जूल प्रति केजी। मतलब 1 केजी बर्फ को पानी में रूपांतरित करना है एक वातावरण दाब पर और 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें 3.35 गुणा 10⁵ जूल ऊर्जा देनी पड़ेगी। दूसरी बात कि बाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? बाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा वही परिभाषा, परंतु यहाँ पर हम क्वथनांक लिखेंगे और क्या लिखेंगे? एक वातावरण दाब। एक वातावरण दाब और पदार्थ के क्वथनांक जितने तापमान पर 1 केजी द्रव पदार्थ को गैस पदार्थ में रूपांतरित करने के लिए जरूरी ऊष्मा ऊर्जा को बाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा क्या कहा? 1 केजी द्रव पदार्थ को गैस पदार्थ में रूपांतरित करने के लिए जरूरी ऊष्मा ऊर्जा, एक वातावरण दाब और पदार्थ के क्वथनांक जितने तापमान पर। गलनगुप्त में यही था। गलनगुप्त में क्या था? पदार्थ के गलनांक जितने तापमान पर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पदार्थ के क्वथनांक जितने तापमान पर। वहाँ पर क्या? एक वातावरण दाब पर। यहाँ पर भी हम लिखेंगे एक वातावरण दाब पर। वहाँ पर हम क्या लिखते थे? 1 केजी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में रूपांतरित करने के लिए जरूरी ऊष्मा ऊर्जा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 केजी द्रव पदार्थ को गैस पदार्थ में रूपांतरित करने के लिए जरूरी ऊष्मा ऊर्जा को हम कहते हैं बाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा। अभी एक बात बच्चों कि जब हम परिवर्तन करते हैं तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी के कणों की ऊर्जा है वो उसी तापमान पर बर्फ की कणों की ऊर्जा से थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब ठोस की तुलना में द्रव के कणों की ऊर्जा ज़्यादा होती है। और 3 to 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी के कणों की ऊर्जा है उसकी तुलना में गैस के कणों, उसकी वाष्प की कणों की ऊर्जा ज़्यादा हो। मतलब 0 डिग्री तापमान पर ठोस की तुलना में द्रव पदार्थ के कणों की ऊर्जा ज़्यादा है। 100 डिग्री तापमान पर द्रव की तुलना में गैस पदार्थ के कणों की ऊर्जा ज़्यादा है। किसके संदर्भ में? पानी के संदर्भ में। पानी का ठोस स्वरूप है बर्फ, पानी का द्रव स्वरूप है पानी और पानी का गैस स्वरूप है बाष्प। अभी तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक याद रखना बच्चों। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक। तापमान किस में मापते हैं? जनरली हम यही सोचते हैं, हम तापमान सेल्सियस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, पर तापमान का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक है केल्विन। क्या है? केल्विन। और यह केल्विन
के लिए हम एक रिलेशन बनाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन। पर हम सरलता के लिए व्यवहार में क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। बराबर बच्चों, अभी हम परिवर्तन करेंगे कि 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मच केल्विन। तो 5 प्लस 273 तो 278 केल्विन। मतलब हमें सेल्सियस में से केल्विन में परिवर्तन करना है तो हमें 273 जोड़ने होंगे। सेल्सियस में से केल्विन में परिवर्तन करना है तो 273 हमें जोड़ने होंगे। और यदि हम ये सोचें कि 400 केल्विन बराबर खाली जगह सेल्सियस, तो 400 केल्विन माइनस 273 केल्विन तो कितना होगा 127। तो 400 केल्विन बराबर 127 सेल्सियस। मतलब केल्विन में से सेल्सियस में परिवर्तन करना है तो हमें -273 करना पड़ेगा। सेल्सियस में से केल्विन में करना है तो +273 और केल्विन में से सेल्सियस करना है तो -273। राइट। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। आभार।